नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। देश की अर्थव्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए सरकार बनाती है बजट। दरअसल सरकार एक मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी देती है और वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये सरकारी मशीनरी चलती कैसे है, ये बजट बनता कैसे है और पॉलिसी मेकिंग में कितनी चुनौतियां आती हैं, इस इंटरव्यू में आपको बताएंगे। बहुत ही एक्साइटिंग इंटरव्यू रहने वाला है क्योंकि हमारे साथ फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग जी इस समय मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। नमस्कार रजत, हैप्पी टू बी विद यू, थैंक यू। सर, पहले तो मैं आपको तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, लेकिन आपने एक बुक लिखी है, उसी से शुरुआत करते हैं क्योंकि जो इंटरव्यू ये आधारित ही उसी बुक पे है और इतनी जबरदस्त बुक लिखी है ना। मैं आपको बताऊं, अच्छा बुक हमारे सामने, पहले तो बुक व्यूअर्स को दिखा देते हैं। देखिए, बुक है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी। ये जो आपको टाइटल दिखाई दे रहा है ना, इस टाइटल से आप समझ सकते हैं कि बहुत ही एक अलग से ढंग से लिखी हुई बुक है और इसमें जिस तरीके की बातें की गई हैं, अगर आपको समझना है, वाकई समझना है कि सरकारी मशीनरी कैसे काम करती है और वित्त मंत्रालय में पॉलिसीज कैसे ड्राफ्ट होती हैं, तो ये बुक आपको बता सकती है। वी ऑल्सो मेक पॉलिसी। सर, एक तो ये टाइटल ना हम मीडिया में तो देते हैं, हम बहुत इनोवेटिव से टाइटल ढूंढ के देते हैं। आपने ये जो टाइटल रखा है, ये एक सटायर है सरकारी सिस्टम के ऊपर या फिर वाकई कुछ अलग सा क्रिएटिव सा टाइटल लग रहा है? वी ऑल्सो मेक पॉलिसी क्यों रखा गया ये टाइटल? देखिए रजत, मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आता हूँ और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक स्टील फ्रेम है, सॉलिड स्टील फ्रेम, जो देश के कानूनों को, देश के कार्यक्रमों को बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी कंप्रोमाइज किए हुए इम्प्लीमेंट करता है। सो दैट स्टीलीनेस वो जो है आईएएस के साथ जुड़ी हुई है, राइट। वही उसका मुख्य काम था। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले टाटा स्टील, जो जिसमें स्टील है, टाटा स्टील, उसका एक एडवर्टाइजमेंट आया करता था। वो बहुत स्पोर्ट्समैन, कल्चर, कई चीज़ों पे करते थे और एक नीचे एक टैगलाइन होती थी, वी ऑल्सो मेक स्टील, राइट। स्टील उनका मुख्य काम था, राइट। लेकिन वो कहते थे वी ऑल्सो मेक स्टील। ये बताना चाहते थे भाई हम बहुत सारी चीज़ें और भी करते हैं और साथ में स्टील भी बनाते हैं, राइट। इसी तरह से मेरी समझ के हिसाब से जो आईएएस का और उसके हिसाब से बाकी सिविल सर्विस का भी, और भी कई सिविल सर्विसेज हैं जो भी ये काम करती है, बट प्रिंसिपली आईएएस के साथ में कि स्टील की तरह से हम अपने कार्यक्रमों को तो क्रियान्वित करते ही हैं, लेकिन पॉलिसी मेकिंग भी हमारा मुख्य काम है। सो वी ऑल्सो मेक पॉलिसी के माध्यम से ये कम्युनिकेट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिसी मेकिंग हमारा मुख्य काम है। लेकिन सर, इस बुक ने ना पॉलिटिकल गलियारों में बहुत इस समय चर्चा हो रही है। इस बुक की पूरे देश में चर्चा हो रही है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिसको आपने बेबाक तरीके से रखा है। मैं जब ये बुक पढ़ रहा था तो शुरू में तो पहले सरकारी मशीनरी के बारे में बताया गया बुक में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू हुई। एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में, उसके बाद फिर आपके रिलेशंस के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, और साथ ही साथ उर्जित पटेल जी को रिजाइन क्यों करना पड़ा। बहुत सारी ऐसी चीजें, इसलिए ना धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़ती है इस बुक को। अगर आप इसको नॉवल की तरह पढ़ोगे ना तो वो और अच्छी लगेगी बुक आपको। तो पहले तो आपने 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ काम किया है। अभी तक का आपका सफर कैसा रहा? कैसी रही इस जर्नी अभी तक? तो जो आप कह रहे थे, देखिए आपको काफ़ी इसमें इंटरेस्ट आया, आपको इंटरेस्टिंग लगी। आपने कहा नॉवल की तरह की बात। वास्तव में जो हकीकत है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इनफैक्ट हकीकत कई बार जो हम फिल्मों में कहानियाँ देखते हैं उससे भी ज़्यादा एब्जॉर्बिंग होती है, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि सरकार का काम जो है वो बड़ा कलरलेस होता है, बड़ा बोरिंग सा होता है, ब्यूरोक्रेसी जैसे किसी की तरह से काम करती है, फाइलों में लोग घुसे रहते हैं, ये होता वो होता है। लेकिन सरकार बहुत अहम फैसले करती है देश के लिए, देश के लोगों के लिए। वो नीति निर्माण के माध्यम से होता है और उसमें जो 2 प्रिंसिपल एक्टर एक तरह से होते हैं,
एक तो पॉलिटिकल सिस्टम से आते हैं, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, अन्य मंत्रीगण, एमपीज, एमएलएज एट्सेट्रा, जो पॉलिटिकल सिस्टम से आते हैं, लोगों की इच्छाओं को, लोगों की आकांक्षाओं को एक तरह से परिलक्षित करते हैं, और व्यवस्था जो है उनको अंतिम अधिकार देती है निर्णय करने का, राइट। और दूसरी तरफ से एक ये परमानेंट सिविल सर्विस, आईएएस, आईपीएस एट्सेट्रा, वो एक्चुअली सरकार की फ्रेम होती है, सरकार की स्टील बेडरॉक होती है, और वो सरकार के बहुत सारे फैसलों को एक्चुअली पूरी तरह से इवॉल्व करती है, फ्रेम करती है, ले जाती है, पॉलिटिशियंस के साथ डिस्कस करती है, नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ डिस्कशन, फाइनली देश की वो निकल के आती है। तो ये जो इंटरेक्शन होता है दी पॉलिटिकल क्लास और सिविल सर्वेंट्स के बीच में, ये ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग में होता है। उस प्रोग्राम जो बन गया, कानून जो बन गया देश का, उसको तो इम्प्लीमेंट करना है। उसमें इम्प्लीमेंटेशनल कुछ इशू हो सकते हैं, कोई किसी को फेवर करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता है, बट उसमें आपके पास एक गाइडेंस रहती है स्पष्ट, राइट। तो बट पॉलिसी मेकिंग नई चीज़ है। पॉलिसी मेकिंग तो उसमें जो टसल वगैरह होती है, और उसमें जो इंटरेस्ट का इंटरप्ले होता है, कुश्ती होती है, वो इसको इंटरेस्टिंग बनाती है। तो आपका जो सवाल है कि अब तक का सफ़र कैसा रहा, बहुत बढ़िया। मुझे मैं पूरी तरह से जिम्मेवारी और सत्यता से कह रहा हूँ, हालांकि कई लोग कहते हैं कि मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया तो इससे शायद मैं नाराज़ होके या परेशान होके गया हूँ। 36 साल मैंने इस सेवा में काम किया, और 36 के 36 साल बहुत ही उम्दा और आनंददायी, और आपको ऐसा सेंस हमेशा रहा कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट ही किया है। सो पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन के साथ ये 36 साल निकले थे। तो सर, एक मुश्किल सवाल मैं पूछता हूँ। अरुण जेटली जी, पीयूष गोयल जी और निर्मला सीतारमण जी, सबसे ज़्यादा मज़ेदार काम करना किसके साथ लगा, और चुनौती सबसे ज़्यादा किसके कार्यकाल में देखने को मिली? ये इस सवाल को मैं इस तरह से आंसर करूँगा, क्योंकि मैं व्यक्तियों को ज़्यादा डिस्कस करना पसंद नहीं करता, बिकॉज हर एक आदमी की अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपना नॉलेज बेस होता है, किस जगह से आए, क्या स्टडी, उनके खुद के एक्सपीरियंसेस, वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो उस समय हम पॉलिसी बना रहे हैं, या जिस पे चर्चा कर रहे हैं, या बजट बना रहे हैं, उसमें कौन किस चीज़ को किस तरह से लेता है, राइट। तो वो ज़्यादा उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो अरुण जेटली जी जो थे, उनका एक बड़ा ब्रॉड माइंडेड विज़न था। उन्होंने मैं जब आया ही से यहाँ पे वित्त मंत्रालय में, तो उन्होंने शुरू में मुझे कहा कि भाई ये मंत्रालय चलाना या विभाग चलाना तुम्हारा काम है। ये किस जॉइंट सेक्रेटरी को कहाँ पोस्ट करना है, किस डायरेक्टर को कहाँ पोस्ट, किससे क्या काम लेना है, क्या काम नहीं लेना है, ये सब आपकी समस्या है। ज़्यादा मैं उनमें समय दूंगा जो बड़े पॉलिसी में मैटर हैं, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा अफेक्ट होता है, वो चीज़ों में मुझे ध्यान देना, वो आप मेरे पास लाएंगे भी, और हम मिलके इसको तय करेंगे। अब उनका जो सोचने का तरीका था वो इस तरह का था। पीयूष गोयल जी का जहाँ तक सवाल है, वो एक कमर्शियल वर्ल्ड से आते हैं। ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने काफ़ी बैंकों में, अन्य जगह कमर्शियल वर्ल्ड में, बिजनेस में काम किया है। उनकी पकड़, उनकी समझ इन चीज़ों के बारे में, तो जैसे इसमें एक एपिसोड है सॉवरेन बॉन्ड्स इशू करने चाहिए या एनआरआई डिपॉजिट कर रही है, तो उनकी समझ इन चीज़ों के बारे में मेरे ख्याल से बाकी सबसे कहीं ज़्यादा थी। लेकिन वो उसको कैसे लेते हैं, वो क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं, वो अलग विषय हो जाता है, जिसमें वो पॉलिसी के बारे में फिर कुछ तनाव हो सकते हैं। निर्मला जी बड़ी फीस्टी और कम्बैटिव किस्म की, एंड बड़ी आर्टिकुलेट, उनका अपना अहम और औधा जो है सोचने का, वो बहुत, बट उनका शायद वित्त मंत्रालय से इतना संपर्क पहले नहीं रहा। थोड़े समय रही थी वो राज्य मंत्री, और इकोनॉमी और इन इश्यूज़ पे शायद उनको इतना
उस कुछ समय लगता है। बहुत वित्त मंत्री देश के बनते हैं जिनको जो आते हैं उस बैकग्राउंड से जहाँ पे वो उनको बहुत सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस इस चीज़ का नहीं होता, बट वो सब बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े समझदार होते हैं, बड़ी क्विकली उस चीज़ को उस पर अपनी ग्रेस्प अपनी बड़ा इंदिरा गांधी जी के बारे में भी कहते हैं कि वो गूंगी गुड़िया थी लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने इतनी बड़ी पकड़ बना ली। अगर आप यशवंत सिन्हा जी की बायोग्राफी देखें तो उसमें उन्होंने लिखा कि जब मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया तब मुझे इसकी समझ ही नहीं थी, बट मैं रोज़ लोगों के साथ बैठ के मुद्दों पे विचार करके समझते। मेरा जहाँ तक, और इस किताब में भी मैंने यही कोशिश की है कि इन तीनों लोगों के साथ मुद्दों पे क्या बात हुई, मुद्दों को कैसे सॉल्व किया, नीतिगत मामलों पे क्या निर्णय किया, वो लिखा जाए, बजाय पर्सनालिटी कि कौन कैसा नहीं सर, है। वो मैं जो बोल रहा हूँ कि इस किताब की जो चर्चा है वो बहुत जगहों पे हो रही है अब, तो उसमें आपने रिश्तों के ऊपर भी लिखा है, और खास तौर से निर्मला जी के साथ जो आपके रिश्तों में तनाव खटास आ गई थी उसके ऊपर आपने उसका देखिए पूरा चैप्टर लिखा है। रजत, अच्छा, एक चीज मैं पूछता हूँ, आपने ये भी लिखा है कि उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था कि आप उनको बच्ची समझते हैं, तो ऐसा क्या हो रहा था, ये आपको कब पता चला कि रिश्तों में दरार आ रही है, खटास आ रही है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जाके वॉलंटरी रिटायरमेंट लेनी पड़ी, आप पावर मिनिस्ट्री में चले गए थे 3 महीने के लिए, तो ये पूरा एपिसोड क्या है, इसको थोड़ा। ये बात सही है आपकी कि जहाँ तक निर्मला जी का सवाल है, वहाँ पे उस समय मैंने बहुत ज़्यादा समय उनके साथ नहीं बिताया, मुश्किल से 50-55 दिन हम लोग साथ रहे, लेकिन उस दौरान चूँकि ये पर्सनल मैटर्स भी काफ़ी कि भाई मुझे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, और वो एक जिस किस्म से उनको दूसरे लोगों से फीडबैक मिली थी या जिस माइंडसेट से, उसमें ज़रूर कुछ पर्सनल मैटर्स भी पॉलिसी के साथ घुस गए, इंटरमिक्स हो गए, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूँ। और उसका तो अदर देन हर बाकी में वो पर्सनल मिक्स बेबाक तरीके से लिखा आपने कि पीएमओ ऑफिस में शिकायत चली जाती थी बार बार। ये तो मुझे कहा गया, मैंने इसमें लिखा है कि पीके मिश्रा जी ने उस मीटिंग में जिसमें मुझे कहा कि भाई वो मिली उनसे प्राइम मिनिस्टर से, जबकि मुझे जिस मीटिंग में एक मैंने इसमें जिक्र किया है कि निर्मला जी ने मुझ पे कहा कि मैं जाके बिचिंग करता हूँ, शिकायत करता हूँ, राइट, जबकि ऐसा फैक्ट नहीं है। और जितने और बाकी सारे मुद्दों पे जिस किस्म के से उनका रवैया आया, जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया, फॉर एग्जांपल वो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क वाले मैटर पे मेरे डिसेंट नोट पे, जो कि बहुत सेंट्रल था, बहुत ज़रूरी था हमारे सरकार की हितों की रक्षा करने के लिए, अब वो मुझे उनको कह रही थी कि भाई नहीं आप डिसेंट, उनको शायद टू गिव हर बेनिफिट डाउट शायद ये है कि भाई डिसेंट नोट से शायद सरकार की इमेज ख़राब होती है कि भाई क्यों डिसेंट नोट वगैरह, ये उनका सोचने का तरीका होगा, मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं है। बट वो मुझे ये उम्मीद करें कि मैं जो चीज़ सही है उसको हटा के उसको, तो मैंने कहा भाई आप मुझे लिखित में दीजिए ताकि मैं वहाँ रिकॉर्ड कर दूँ कि मुझे सरकार के निर्देशानुसार मैं लिख रहा हूँ कि मैं डिसेंट नहीं, और बाकी आपको मालूम है ये तो डिसेंट नोट तो उस रिपोर्ट में आ गया था। एक फेज में ऐसा भी आ गया था, एक फेज जब आपको ये पता चल गया था कि रिश्तों में दरार आ गई है, खटास आ गई है, उसके बावजूद बजट आने वाला था, तो आपने यहाँ तक लिख दिया कि उसमें निर्मला जी कम पार्टिसिपेट कर रही थी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बजट थ्रू हो जाए, तो पूरा जिम्मा आपने अपने ऊपर लेकर उसके बाद फिर बजट थ्रू करवाया था। नहीं देखिए, वित्त सचिव का अंतिम जिम्मेवारी उनकी नहीं होती, बजट की अंतिम जिम्मेवारी तो सरकार की है, वित्त मंत्री की भी है बहुत ज़्यादा हद तक, बट वित्त सचिव चूँकि एक तरह से आर्किटेक्ट है और बजट की सारी विश्वकर्मा है, जो भी आप कहना चाहें कह दीजिए, तो उस बतौर ये मेरी जिम्मेवारी थी कि भाई इसमें बजट होना चाहिए। तो मैंने इसमें रिकाउंट किया है कि कुछ दिनों पहले नृपेंद्र मिश्रा जी ने मुझे एक दिन पूछा कि भाई सब ठीक तो चल रहा है नहीं चल रहा है जी। तो मैंने कहा कि सब ठीक चल रहा है लेकिन बजट हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको आके सारी चीज़ बता देता हूँ। मैं उस समय अपना ध्यान जो है वो डाइवर्ट नहीं होने देना चाह रहा था। सो ये बात सही है। और फिर अब वो पहली बार बजट बनवा रही थी, पेश कर रही थी, तो और अगर उनको थोड़ा अविश्वास था मेरे ऊपर
तो जैसे मैंने इसमें लिखा, मैंने उनको बजट की ड्राफ्ट दिया, बट वो बजट का ड्राफ्ट चेंज करने के बाद मुझे देने के बजाय उन्होंने सीधे ही तो वो एक तरह से मेरे ऊपर शायद अविश्वास था, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई। बट उसके बाद जब पीएम साहब के यहाँ वो मीटिंग ख़त्म हुई और वो बजट का ड्राफ्ट आगे नहीं बढ़ा, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब आप करिए वापस से। ये शायद पहला बजट, और ऐसी स्थिति में तो इसलिए शायद ये ज़्यादा टेंशन कह लीजिए या ऐसी तो स्थितियां बन गई। ये ऐसी भी स्थिति आ गई थी, या तो फाइनेंस मिनिस्टर अपनी पोस्ट छोड़ें या फिर आप। अच्छा, आपकी प्रधानमंत्री मोदी जी से कभी इस मुद्दे पे बात नहीं हुई? किस मुद्दे में? कि ये रिश्तों में दरार आ रही है नहीं, वो उनकी तो होती थी, उनकी होगी, मुझे पर्सनल नॉलेज नहीं है, मुझे केवल इनडायरेक्ट नॉलेज ही है कि वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की क्या कुछ बात हो रही है इस बारे में। मुझे तो इनडायरेक्ट मेंशन है। मैं तो इसमें लिखा हूँ कि 18 जुलाई को जब पीके मिश्रा जी ने मुझे बुलाया और ये मसला डिस्कस किया कि भाई ऐसी स्थिति हो रही है, तुम्हें मूव करना पड़ेगा यहाँ से, तब ये जब बात हुई, तो उससे पहले मैं सोच ही चुका था कि वो दिखता तो सबको है, ये स्थिति बन रही है। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर ये वित्त मंत्रालय से जाना होगा तो क्या करना चाहिए, दूसरी जगह चले जाएं या जैसे उन्होंने ऑफर किया किसी भी एजेंसी वगैरह में चले जाएं। बट उससे पहले मैं सोच चुका था कि माई टाइम इज़ अप एंड आई शुड वाइडन माई स्पेस, और सिविल सोसाइटी में सरकार से बाहर जाके काम करेंगे। तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन मैंने उनसे कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप ये तबादला कर लीजिए, भले 3 महीने के लिए, क्योंकि नोटिस पीरियड का होगा, और मैं तो अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता हूँ। राइट, ये सब कुछ मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, इस बुक पे मेंशन्ड है, कुछ भी हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, सब कुछ बेबाक तरीके से लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आपकी पहली मुलाकात, उसमें 2 प्रायोरिटीज उन्होंने सेट करी थी, तो वो 2 प्रायोरिटीज कौन सी थी? क्योंकि उसी ने ही नींव रखी है सर आज के भारत की। वो 2 प्रायोरिटीज कौन सी थी जो प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि बिल्कुल प्रधानमंत्री जी बहुत ये डिजिटल पेमेंट्स के बारे में काफ़ी उनका इंटरेस्ट था, देश में डिजिटल पेमेंट्स बढ़ना चाहिए। डिमोनेटाइजेशन के बाद तो विशेष तौर से डिजिटल पेमेंट्स की ज़रूरत इतनी ज़्यादा महसूस हुई और सरकार इसको प्रमोट कर रही थी। तो उन्होंने एक तो मुझे कहा कि आप डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए काम करिएगा, ऐसा ठीक है। और दूसरा, उस समय ये चल रहा था, अब तो नहीं है, कि उनके दिमाग में था कि हम कैलेंडर ईयर जो हमारा अप्रैल से मार्च चलता है उसको बदल के कोई दूसरा कैलेंडर ईयर अपनाएं। फिस्कल ईयर को अप्रैल मार्च से बदलकर जनवरी दिसंबर कर दिया जाए। जनवरी दिसंबर तो उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं कहा था, लेकिन बदलने का के बारे में कि भाई इस पर विचार करो कि इसको बदल सकते हैं क्या। एक ऑप्शन ये भी था जो आप बता रहे हैं, जनवरी से दिसंबर के बीच का। दूसरा जो उस समय इतना प्रोमिनेंट नहीं था कि भाई हमारा जो हिंदू ईयर है, दिवाली से दिवाली चलता है, उस तरह का कर सकते हैं क्या। इनफैक्ट मेरे आने से पहले ही सरकार ने कमेटी बना दी थी। अच्छा। उस कमेटी ने विचार करके अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी। वो रिपोर्ट भी वित्त मंत्रालय के पास, इकोनॉमिक अफेयर्स के पास आ चुकी थी जब मैंने ज्वाइन किया था। तो वो भी उनके दिमाग में रहा होगा और उन्होंने कहा कि भाई ये भी देखो इस मामले को। तो ये 2 बातें उन्होंने मुझे शुरू में कहा। जो डिजिटाइजेशन की नींव रखी गई सर, वो तो हमने पहली बार होते देखा, आपने भी पहली बार होते देखा था कि कैश बेस्ड इकोनॉमी से निकल के आप डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती थी ये इसको इम्प्लीमेंट करना। एक चीज रजत देखें, ये डिजिटल पेमेंट्स का सिस्टम दुनिया में नया है, हिंदुस्तान में ही नया नहीं है, दुनिया में नया है। 2000 के आसपास के बाद से, पहले तो सारा सिस्टम या तो कैश में था या कुछ चेक वेक चलते थे, बट बेसिकली कैश में करेंसी के माध्यम से ज़्यादा पेमेंट होते थे। बट 2000 के बाद में धीरे धीरे दुनिया में भी पेमेंट डिजिटल पेमेंट्स के रूप में बनने लगे। हिंदुस्तान तो इनफैक्ट थोड़ी देर से शुरुआत की है, कई देशों में तो और भी हो गई, तो हम कैचअप भी करना था। और डिजिटल पेमेंट जो हैं वो काफ़ी कन्वीनियंट किस्म के पेमेंट होते हैं।
आप 10 रुपए देते हैं, आपको पेमेंट करना है 7 रुपये 50 पैसे, 2.5 रुपये का चेंज, ये वो सारे इश्यूज हो जाते हैं। मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता जब तक आप मेरे सामने नहीं हो या किसी के माध्यम से भिजवाऊँ। जबकि डिजिटल पेमेंट्स में ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो डिजिटल इज़ ए वेरी कन्वीनियंट मेथड ऑफ मेकिंग पेमेंट्स। एंड प्रधानमंत्री जी का इनफैक्ट मेरे से पहले आने से पहले ही इकोनॉमिक अफेयर से ये मामला जो मीटी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनको एक्चुअली एक स्कीम लाने के लिए तय कर दिया गया था। वो लेके भी आ गए थे एक स्कीम डिजिटल पेमेंट्स की, दूसरे और लोग भी काम कर रहे थे। हमारे यहाँ पे जो मुख्य मुद्दा था वो शायद प्रधानमंत्री जी को सीधे नहीं मालूम हो उस समय, बट हमारा मुख्य रोल एक पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट होता है, जिसके जरिए सारे पेमेंट्स वगैरह के पूरे सिस्टम को काम करते हैं। उस पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में नया, पुराना वाला तो कैश वगैरह पे आधारित था, ये डिजिटल पेमेंट्स को लेके नया लॉ बनाना था। वो हमारी एक तरह से मैंने देखा कि भाई हमारी मुख्य जिम्मेवारी जो है वो तो ये है कि डिजिटल पेमेंट्स के लिए जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है उसको कैसे मॉडर्न करके डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाया जाए। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर भी इसमें लिखा गया है। सर, ये जब इम्प्लीमेंट होने वाला था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। किस तरीके की कंट्रोवर्सी थी वो? जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने का एक माध्यम थे, ठीक है जी। फंडिंग, पॉलिटिकल फंडिंग अपने आप में ही कंट्रोवर्शियल है, राइट। और जो देश में व्यवस्था थी उस समय, दो व्यवस्थाएं चलती थी देश में। एक तो कंपनी लॉ आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी कंपनी जो है वो ट्रस्ट बना के या अदरवाइज जो है वो पॉलिटिकल डोनेशन दे सकता है, राइट, वो कंपनीज एक्ट में। बट उसके लिए आपको अपने अकाउंट्स में लेना पड़ता है और पूरा ये बताना पड़ता था कि भाई किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया, कितना पैसा दिया, वगैरह वगैरह। तो एक तो ये व्यवस्था थी देश में। दूसरी व्यवस्था थी कैश डोनेशन की, और कैश डोनेशन की व्यवस्था में भी ये प्रावधान कर रखा था कि अगर 20,000 से कम रुपए का कोई एक सिंगल डोनेशन है तो उसके लिए ये लिखना ज़रूरी नहीं है कि किसने दिया, अच्छा, कब दिया, राइट। तो कंपनियां बड़ी अनकंफर्टेबल थी देश में। एक आधी बड़ी कंपनी को छोड़ के कोई भी पॉलिटिकल डोनेशन ठीक से देने में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि उनको ये लगता था कि भाई अगर ये हम सारा डिस्क्लोज करेंगे कि किसको हमने डोनेशन दिया, कितना डोनेशन दिया, कब डोनेशन दिया, तो बाकी जो दूसरी पार्टी हैं वो हमारे खिलाफ हो जाएंगी, हमारे खिलाफ। तो ये नेचुरल है। बिजनेसमैन को अगर ये एहसास हो जाए कि भाई वो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हो गया है तो उसको रिस्क रहती है, राइट। तो वो तो चल नहीं रहा था देश में, और ये कैश वाला सिस्टम चलता था। और कैश का भी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये बड़ा कन्वीनियंट लगता था कि सारा का सारा जो डोनेशन है वो 20,000 से नीचे का दिखा दो ताकि ये नहीं बताना पड़े। और इनके कारण से एक बड़ी विकृत व्यवस्था देश में बन गई कि देना कंपनी को है, देना रिच कॉरपोरेट पर्सनालिटी को है, बट वो कंपनी के माध्यम से नहीं देना चाहता, कैश के माध्यम से देना चाहता है, और कैश में भी उस रूप में देना चाहता है जिस रूप में उसको ये नहीं बताना पड़े कि ये डोनेशन मेरे यहाँ से गया है। तो रिजल्ट ये था कि ये शेल कंपनियां बन रही थी, कंपनियां किसी तरह से पैसे निकालती अपने कंपनी के माध्यम से और फिर जाके कैश में देती। तो ये बड़ी विकृत व्यवस्था थी। अब ऐसी व्यवस्था में आप एक रिफॉर्म लाओ, एक बदलाव लाओ जो पूरी तरह से आइडियल नहीं है। आइडियल तो वो है जो कंपनी में व्यवस्था थी कि भाई ट्रांसपेरेंटली दीजिए, या जैसे और कुछ कंट्रीज में, अमेरिका वगैरह में है, पॉलिटिकल डोनेशन आप भी दे सकते हैं, $25 ये वो लिखित में पूरा, और पूरा का पूरा कैंपेन अकाउंट बनता है वहाँ पे। ट्रांसपेरेंट व्यवस्था तो वो है, बट उसके लिए देश तैयार नहीं था, देश में वो व्यवस्था आ नहीं रही थी। तो फिर ये एक तरीका अरुण जेटली जी ने निकाला कि भाई ऐसा करिए कि कम से कम थोड़ी प्रोग्रेस तो करिए कि जो देने वाला है वो अपने अकाउंट से दे,
और अपने अकाउंट में लिख ले कि भाई हमने कितना पैसा दिया, ये मत बताओ कि किसको दिया, राइट। और पॉलिटिकल पार्टी जो रिसीव कर रही है वो भी अकाउंट में रिसीव कर ले, बजाय कैश में ये सब गोरख धंधा करने के आप उसको अपने अकाउंट में रिसीव करो, और आपको जो खर्चा करने हैं वो आप फिर अकाउंट से कर दीजिए, बिकॉज आपके पास जब पैसा वाइट में अकाउंट में आया तो फिर आप अपने अकाउंट से खर्चा कर दीजिए, राइट। तो ये रिफॉर्म हुआ। ये रिफॉर्म में जब आया उससे पहले फरवरी में ही ये कानून बन गया था, आरबीआई एक्ट में भी अमेंडमेंट हो गया था, इनकम टैक्स एक्ट में भी अमेंडमेंट हो गया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। 5-6 महीने हो गए थे, क्योंकि कई लोगों को इसमें लगा कि तो गड़बड़ तरीका है, इलेक्टोरल बॉन्ड तो उचित नहीं है, एंड वो कंट्रोवर्सी। आरबीआई ने बोला था कि मेरे थ्रू रूट होना चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड, उसमें भी तो नाम सामने आ जाता कि किसने डोनेशन किए। वो दूसरी, वो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट जो हुआ, जो मैंने इसमें रिकाउंट किया, तो हम लोगों ने फिर मुझे आई वाज कन्विंस्ड कि भाई ये जो मेजर है इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये जो आज की व्यवस्था है उससे कई गुना बेहतर है, राइट। ये बेस्ट नहीं है, मोस्ट आइडियल नहीं है, लेकिन ये कई गुना बेहतर है, एंड इसको हमें करना है। तो अब उसको करने के लिए फिर आप इलेक्शन कमीशन को भी कोई आपत्तियां थी, वो हमने सॉर्ट आउट की। आरबीआई को आपत्तियां थी, तो आरबीआई वाली के वो बियरर बॉन्ड नहीं होना चाहिए, अगर बियरर बॉन्ड बन जाएगा और ज़्यादा दिन तक रहता है तो यही करेंसी के रूप में चलने निकल जाएगा, बेचना खरीदना शुरू हो जाए। तो उन सब के हमने समाधान निकाल लिए, भाई छोटा पीरियड रखो, एक से दूसरे के बीच में नहीं जाए, वो सब व्यवस्थाएं कर लो, ताकि ये करेंसी और इसके रूप में काम करने नहीं लग जाए। तो जो व्यवस्था बन गई, एक तरह से सबको रीजनेबली सेटिस्फाई कर दिया। आरबीआई भी बोर्ड पे थी, और फिर हम लोगों ने वित्त मंत्री जी का अनुमोदन लेके पीएम के यहाँ पे भी मीटिंग होने के बाद उसका खाका बना दिया, स्कीम बना दी। अब उसके बाद सडनली रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपना रुख ही बदल दिया। वो बॉन्ड जो थे वो बैंकों के माध्यम से जारी होने चाहिए, जाने वाले थे। हमने एसबीआई को नियत किया था करने के लिए, लेकिन वो कह रहे नहीं, तो ये तो बॉन्ड हम ही इशू करेंगे, उर्जित पटेल के कारण। तो और दूसरा, इसको ये फिजिकल बॉन्ड मत करो, इसको डिजिटल बॉन्ड करो। अब ये दोनों चीज़ों को अगर आप कर दें तो फिर वो सारी जो इसकी यूएसपी थी कि नाम सामने नहीं आना चाहिए किसने, वो सब तो सारी खत्म हो जाती है, इसलिए वो विवाद, वो कंट्रोवर्सी थी। अच्छा, उर्जित पटेल जी के ऊपर तो आपने पूरा एक चैप्टर लिख रखा है, उसके बारे में भी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले बात करते हैं नोटबंदी की, जो 2016 में हुई थी। ये 500 और 1000 रुपए के नोट्स सरकार ने अचानक से एक दिन आके बोल दिया कि ये अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो एक तो बताए कि उस दौर में कितनी बड़ी समस्या एक खड़ी हो गई थी, और क्या सरकार को इसको बाद में जस्टिफाई करने में बहुत दिक्कत आई थी सर, कि ये स्टेप क्यों उठाया गया था नोटबंदी का, जो इसका मकसद था, क्या वो सरकार पूरा कर पाई? और मेरा एक और सवाल है यहाँ पर, अभी 2023 में इतिहास हो गया 2000 का नोट भी, तो ये बार बार करेंसी इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद उसको वापस ले लेते हैं, ऐसा क्यों कर रही है सरकार? इसके पीछे क्या मंशा है? देखिए, जब 2016 में जब हुआ, उस समय मैं यहाँ नहीं था। जो आज के गवर्नर हैं शक्तिकांत जी, वो मेरे पद पे हुआ करते थे। तो उस समय क्या डायनेमिक्स रही, क्या हुआ, कैसे सारे विचार विमर्श हुए, नीति क्या बनी, क्यों लाए, क्यों उस पर्टिकुलर डे को ये हुआ, ये मैं नहीं बता सकता। अगर मैं होता तो मैं इस किताब में लिख देता वो, बट वो मेरे पीरियड, मैं आया था यहाँ जुलाई 2017 में, राइट। उस समय तक डिमोनेटाइजेशन का मामला काफ़ी कुछ ख़त्म हो चुका था। लेकिन आपके जो सवाल, जो एक तो ये विडंबना सी लगती है लोगों को कि भाई 500 और 1000 रुपए के नोट तो आप ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि ये बड़े नोट हैं और इसी से ब्लैक मनी को स्टॉक किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। और दूसरी तरफ आप उससे भी बड़े नोट को, 2000 रुपए के नोट को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ये तो बात मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी नज़र आती है, राइट। तो उसके पीछे देखिए जो रीज़न था, इनफैक्ट जो हमारा 1000 का और 500 रुपए का नोट है, वो बहुत बड़ा नोट नहीं है।
वो एक्चुअली काफ़ी छोटा है अगर दुनिया के पर्सपेक्टिव में आप देखें। $1 80 रुपये का आता है, 500 रुपये $6-7 के बराबर होता है। आपके बड़े नोट अगर इतने छोटे हों तो फिर एक्चुअली बड़ा नोट क्या है। हमारे यहाँ 10,000 रुपये का नोट हुआ करता था जो 1970 में ख़त्म हुआ, राइट, 77 में ख़त्म हुआ। तो नोट तो हमारे यहाँ बहुत बड़े हुआ करते थे, 500 1000 तो बड़े छोटे नोट हैं, और बीच में सारी इन्फ्लेशन हो गई इतनी सारी, राइट। तो डीमोनेटाइजेशन के कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले, बल्कि नहीं 1.5 साल पहले, आरबीआई की तरफ से एक प्रपोजल आया। वो भी मैंने इसमें लिखा है। आरबीआई की तरफ से एक प्रपोजल आया कि हमारे पास ये 500 और 1000 रुपये के नोट जो हैं वो छोटे नोट हैं, हमें बड़े नोट बनाने चाहिए, इंट्रोड्यूस करने चाहिए। और उन्होंने कहा कि 2000 का, 5000 का और 10,000 रुपये का नोट जारी करने की सरकार अनुमति दे दे, क्योंकि नोट जारी करने की अनुमति सरकार देती है, राइट। नोट छापने का काम रिजर्व बैंक करता है, बट नोट जारी करना, उसका डिज़ाइन वगैरह, ये भारत सरकार का काम है। तो भारत सरकार ने उनको 2000 रुपये की अनुमति दे दी, 5000 और 10,000 पे मना कर दिया। तो 2000 का नोट तो नोटबंदी से पहले एक्चुअली छपना शुरू हो गया था, अच्छा, राइट। अब जब आप डिमोनेटाइजेशन कर दे रहे हो, 85% आपकी करेंसी को बाहर निकाल दे रहे हो, लोगों को करेंसी चाहिए। डिजिटल पेमेंट्स तो शुरुआत ही थी, 95% तो जो ट्रांजैक्शन होते थे वो आपके कैश में ही होते थे उस समय। तो आपको अगर कैश उपलब्ध नहीं है, ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, कैसे आप वेजेस देंगे, कैसे आप चीज़ें खरीदेंगे और ये करेंगे। तो उस समय फिर ये हुआ कि जी 2000 का नोट छप ही रहा है, कम से कम इसको इंट्रोड्यूस कर दो। उसे थोड़े समय तक रीमोनेटाइजेशन करने में, उसको रिप्लेस करने में मदद मिलेगी। और जब हम नए नोट छाप लें 500 के और 200 के, तो उसके बाद इसको हटा देंगे। तो एक्चुअली ये एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन था। इस प्रक्रिया में कुछ समय तक इससे काम चल जाए, और इसीलिए जुलाई में जब मैं आया था उसी के आसपास इसको हमने छापना बंद कर दिया था। अच्छा। उसके बाद 2000 का नोट नहीं छपा, थोड़े थोड़े जितना आ गया सिस्टम में आ गया। केवल एक बार मार्च के आसपास 2018 में जब थोड़ी करेंसी शॉर्टेज थी, तो थोड़े जो पड़े हुए थे, कागज़ पड़ा हुआ था उनका 2000 रुपये के नोट वगैरह का, तो उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करके छापा था। बट धीरे धीरे ये तो इसकी तो नियति जाने की थी। 2000 का मतलब आया ही था जाने के लिए। हाँ, आया ही था जाने के लिए। तो सर उस समय रघुराम राजन जी ने बोला था, ये क्या पीएमओ को चिट्ठी लिख के बताया था कि डीमोनेटाइजेशन ना करें, इसके कॉन्सिक्वेंसेस वैसे नहीं रहेंगे। मेरा एक सवाल ना वैसे और भी था कि सरकार को क्या डीमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई करने में दिक्कत आई थी? ये देखिए, ये इसको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई नीतिगत मसला नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, राइट। बहुत कुछ लिखा जा चुका है इसमें, बहुत लोगों ने हक में लिखा, बहुत कुछ वापस लिखा। हमने भी एक साल जब इसका पूरा हुआ था नवंबर में, तो एक बड़ा नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया था कि इसका जस्टिफिकेशन क्या है, क्या नहीं है। हम लोगों ने भी कुछ जो चीज़ें हमें हक में लगी, वो जैसे टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह, इंसर्जेंट का ये वो फेक नोट कम हो गए, तो उसकी जस्टिफिकेशन हम लोगों ने भी दिया। डिजिटलाइजेशन, डिजिटल पेमेंट, ब्लैक मनी कम हुई? ब्लैक मनी का मसला दूसरा है एक्चुअली, उसको हम पूरी तरह से समझते भी नहीं हैं, आज भी नहीं समझते। ब्लैक मनी केवल कैश में ही नहीं स्टोर होती है। ब्लैक मनी तो बहुत ज़्यादा तरह से परमिएटेड है इकोनॉमी में, रियल एस्टेट में है, गोल्ड में, ज्वेलरी में, कंपनियों में, अदरवाइज बहुत सारा ट्रांजैक्शन आज भी कई जगह इनफॉर्मल, बिना इनवॉइस के ट्रांजैक्शन होते हैं, बिना रसीद के तनख्वाह देते हैं। वो ब्लैक मनी इज़ ए मच बिगर सब्जेक्ट। इससे इसका रिश्ता ये अस्यूम करना, मैंने 2 बार लिखा है इसी पे आर्टिकल कि ये कैश इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैक मनी, और अगर कैश को आप हटा दें तो ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगी, ये सोचना गलत। अच्छा सर, अब आते हैं उर्जित पटेल जी के कार्यकाल पे, गवर्नर आरबीआई, पूर्व गवर्नर आरबीआई। तो जुलाई 2018 में सरकार ने खुद ये कहा कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं उर्जित पटेल जी के आरबीआई गवर्नर होने से।
तो सर ऐसा तनाव क्या पैदा हुआ, ऐसी कौन सी पॉलिसीज ड्राफ्ट कर रहे थे वो जिसको लेकर सरकार उतनी सेटिस्फाइड थी नहीं और बार बार विवाद में आ जाते हैं? और एक सवाल और ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जो कि उर्जित पटेल को लेकर आए थे एज आरबीआई गवर्नर, क्या एक बार एक मीटिंग में वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे? उन्होंने भी बहुत सुना दिया था एक तरीके से कि ये आप देखिए काम ठीक तरीके से करिए। ये अरुण जेटली जी मेरे ख्याल से सभ्यता की मिसाल। वो कभी किसी ऑफिसर को उन्होंने कुछ कहा हो या किसी के साथ असभ्यता से पेश आए हो या अपनी आवाज़ ही ऊंची की हो, वो अरुण जेटली नहीं थे। अरुण जेटली बड़े सॉफ्टिकेटेड, बड़े सिविलाइज्ड, वो ऑफिसर्स को भी जितनी इज़्ज़त मिलनी चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा इज़्ज़त वो देते थे, ठीक है। आप अगर उस समय के कुछ पब्लिकली बयान भी देखें तो अरुण जेटली जी का भी जो फ्रस्ट्रेशन शब्द आपने भी इस्तेमाल किया वो काफ़ी विजिबल हो गया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर अरुण जेटली जैसा कोई आदमी किसी अधिकारी से इस किस्म से परेशान हो गया हो तो स्थिति निश्चित रूप से काफ़ी खराब हो गई होनी चाहिए। उर्जित पटेल जी के साथ मैंने पहले भी इंटरेक्शन मेरा हुआ था और मैंने इसमें लिखा भी है कि वो एक बहुत उम्दा किस्म के इकोनॉमिस्ट हैं। बड़ी उनकी डेटा वगैरह के बारे में उनकी बड़ी ज़बरदस्त पैठ थी, नॉलेज थी, इंडिपेंडेंट माइंडेडनेस भी काफ़ी उनमें थी और निश्चित रूप से रिज़र्व बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो करना चाहते थे वो उनको, बट गवर्नेंस जो है, देश को चलाना, वो एक थोड़ा और किस्म का काम है। ये नहीं है केवल मैं एक जगह खड़ा हूँ और उस जगह पे जो मैं सोचता हूँ उसी को ही मैं कर दूँ, बाकी व्यवस्था को ना बताने की ज़रूरत है ना उसको साथ में लेने की ज़रूरत है। आपने बार बार इसमें बुक में लिखा है कि जब भी कोई मीटिंग होती थी तो उर्जित पटेल जी आके हर बार बोलते थे कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही। सरकार को उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताया कि आप अपना काम ठीक से करिए, उन्होंने कुछ पॉइंट बताया, सरकार बोलती है कि तो सोचने वाली बात ही नहीं है, आप पहले अपना काम ठीक से करिए। तो उस कार्यकाल में वित्तीय हालत वाकई भारत की बहुत तो बिगड़ती आई। ये जो इंस्टेंस आपने अभी कोट किया, देखिए अगर आप ये मान के चलते हैं, जैसा बहुत सारे यहाँ इकोनॉमिस्ट देश में मान के चलते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक का काम है और सरकार को उसमें दखल नहीं देना चाहिए, तो फिस्कल पॉलिसी किसका काम है? तो फिस्कल पॉलिसी में क्या रिजर्व बैंक को दखल देना चाहिए? राइट। और वो जो 4-5 इंस्टेंसेस उस प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में वो सारे फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड थे। तो उससे ये निष्कर्ष निकला, जो वित्त मंत्री जी का भी और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी का भी, कि भाई ये आदमी अपना काम तो अलग तरीके से कर रहा है जिसमें समस्याएं आ रही हैं और हमें कह रहा है कि ये आप काम करिए, ये करिए, वो करिए। तो निश्चित रूप से थोड़ी फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग, थोड़ी सी उस किस्म की नाराज़गी की फीलिंग निश्चित रूप से आएगी। तो उनको मजबूरी में छोड़ना पड़ा सर, सरकार ने दबाव डाला था? नहीं, मैंने इसमें भी लिखा है, मेरा ये बात ये सितंबर की है, जिसमें प्रधानमंत्री जी की मीटिंग का हवाला मैंने इसमें विस्तार से दिया। ये सितंबर की बात है। उस समय तक ये स्थिति बन गई थी कि ये जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के लिए रिजर्व बैंक मीटिंग नहीं बुला रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने अक्टूबर में मीटिंग भी बुलाई। वो बड़ी टेम्पेचुअस, काफ़ी विवादास्पद किस्म की हाई टेंशन मीटिंग रही, लेकिन मीटिंग हुई। वो दोनों मीटिंग के बाद उसमें ये भी तय हो गया कि भाई अब इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के लिए एक कमेटी बना दो। उस कमेटी में सरकार और रिजर्व बैंक नॉमिनेट कर देगी एक आदमी, एक्सपर्ट्स को बाकी ले लो, उसके टर्म्स रेफरेंस। सो मेरा इम्प्रेशन ये है कि अक्टूबर के ख़त्म होने के बाद मिड नवंबर तक मुझे ऐसा कन्विंसिंग होने लगा कि नाउ ये इन्होंने थोड़ा जो ज़रूरी था वो बदलाव भी कर लिया है। अब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी वापस खुल गई हैं, बातें भी हो रही हैं, सॉल्यूशन भी निकल रहे हैं। तो हमारा निष्कर्ष तो ये था कि अब वो रिज़ाइन नहीं करेंगे। ऐसा एक मीटिंग में चर्चा भी हुई,
तब मैंने तो अपनी राय ये रखा, मैंने कहा नहीं, आपको ना तो ज़रूरत महसूस होती है और ना मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब काफ़ी मुद्दे जो हैं वो तो निकल गए। इसलिए जब उन्होंने 10 दिसंबर को अपना रेजिग्नेशन दिया और एक बिल्कुल अलग तरीके से दिया। नॉर्मली जो गवर्नर रिजर्व बैंक है, अगर उसको रिज़ाइन करना है तो वो वित्त मंत्री को अपना रेजिग्नेशन भेजता है या वित्त मंत्रालय को अपना रेजिग्नेशन भेजता है। उन्होंने वित्त मंत्रालय को रेजिग्नेशन भेजा नहीं, वित्त मंत्री जी को भेजा नहीं। उस समय ये DFS जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसका चार्ज भी मेरे पास ही था, इसलिए आई न्यू इट कि वहाँ पे भी रेजिग्नेशन नहीं आया है। और उन्होंने वो एक रेजिग्नेशन अपने रिजर्व बैंक की वेबसाइट पे पोस्ट करके कि भाई मैं रिज़ाइन करता हूँ और मैं जा रहा हूँ। सो वो भी एक तरह से काफ़ी आकस्मिक और सरप्राइजिंग सा कदम था। तो ये हमेशा से हम जानना चाहते थे, कुछ ऐसी बारीकियां, कुछ ऐसी अंदर की बातें, तो वो सारी इस बुक में लिखी हैं सर ने, ये बात तो। और मैं पढ़ के खुद हैरान हो रहा था, इसलिए मेरे को लगा कि ये आपने अपने जीवन काल में जैसे जैसे आपके साथ ये चीजें घट रही थी, आपने वही इस बुक में लिख डाली हैं। अच्छा, लेकिन फिर ये बात होती है सरकारी बैंक्स को रिकैपिटलाइज करने की, बार बार सरकार करती चली जा रही थी, भारी भरकम पूंजी डाल दी सरकारी बैंक्स में, तो ये सर सब कुछ ठीक हो गया? एनपीएस की सिचुएशन जो इतने बिगड़ गए थे सरकारी बैंक्स के, आईडीबीआई के तो सबसे, आईडीबीआई बैंक के सबसे ज्यादा एनपीएस दिखाई देते थे, उसको एलआईसी के हाथ उसकी कमान दे दी गई थी, सरकार ने भी हिस्सा ले लिया था। तो ये क्या सारा का सारा अब मशीनरी जो है सरकारी बैंकिंग सिस्टम की, ये ठीक हो गई है या फिर कुछ और अंदर की बात है जो पता होना जरूरी है सबको? जो स्थिति एक तरह से अंडर द रैप्स थी 2015 से पहले, कि बहुत सारे लोन्स रीस्ट्रक्चर होते थे, पोस्टपोन होते थे, एवरग्रीनिंग होती थी, सर्विस नहीं हो रही थी, बैंकों की हालत, वो जब रघुराम राजन ने क्वालिटी असेसमेंट, क्वालिटी रिव्यू के माध्यम से वो सारी चीज़ों को, लोन्स को देखा, तो वो जब स्थिति सामने निकल के आएगी तो बड़ी विकट स्थिति है। देश के करीब 10% से ज़्यादा लोन्स नॉन परफॉर्मिंग किस्म के लोन हैं और वो बहुत बड़ी अमाउंट थी, तो स्थिति ख़राब हुई। वो प्रोविजनिंग शुरू करने लगे तो बैंकों की हालत पतली हो गई, बैंकों के कुछ बैंकों के तो लॉसेस की तरफ जाने की स्थिति बन गई। बाद में तो उन्होंने ये वो जो एक सिस्टम होता है जिसमें बैंक के जरिए बैंकों को कंट्रोल में लेने से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाले उस फ्रेमवर्क में डाल दिए, ज़्यादा काफ़ी सारे बैंक पब्लिक सेक्टर उसमें डालने पड़े, तो स्थिति काफ़ी विकट हो गई थी। सरकार को भी काफ़ी रिकैपिटलाइजेशन में पैसा लगाना पड़ा, करीब 3-3.25 लाख करोड़ रुपए, छोटी अमाउंट नहीं है वो। बट उसके बाद थोड़ी सी तो साइकिल भी बदली है, कई इंडस्ट्री रिवाइव हो गई हैं 2018-19 के बाद, स्टील में, एल्यूमिनियम, कई सारी इंडस्ट्री रिवाइव भी हो गई, कंस्ट्रक्शन साइड में, ये रियल एस्टेट, ये इसमें कई तो उसका भी पॉजिटिव फ़र्क आया है बैंकों में। और दूसरा एक बड़ा फ़र्क आया कि ये रिटेल लोन्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं और रिटेल लोन्स में बैंकों को काफ़ी अच्छा मार्जिन है और नॉन परफॉर्मिंग लोन वगैरह कुछ नहीं है। और फिर जब ये बॉन्ड्स वगैरह की इंटरेस्ट रेट यील्ड कम होने लगी तो थोड़ा और ट्रेजरी प्रॉफिट्स भी बैंकों में आए। तो कुल मिला के इस समय अगर आप ऊपर देखेंगे तो बैंकों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। बट ये स्थिति बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बैंकों का काम है मुख्य रूप से इंडस्ट्री को लोन देने का। इंडस्ट्री के लोन नहीं जा रहे हैं, इंडस्ट्री के लोन स्टैग्नेंट है पिछले 5 साल से। ये रिटेल वगैरह बढ़ रहे हैं, रिटेल में भी लोग कोई भी रिपेमेंट करने में कोताही नहीं बदलना, लेकिन एक समय, और ये कोविड वगैरह के कारण से डिमांड भी हाउसिंग लोन की, व्हीकल लोन वगैरह की काफ़ी बढ़ी। तो अब अगर उसमें साइक्लिकल परिवर्तन आता है तो बैंकों में फिर थोड़ा सा प्रेशर वापस बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता मुझे कि कोई जैसी स्थिति पहले थी 2015, 16, 17 के आसपास, वैसी विकट स्थिति अभी आई। पर सर एक और मुद्दा यहाँ पर है कि निजीकरण के ऊपर सरकार बहुत एग्रेसिव है। एनडीए के कार्यकाल में हमने देखा है कि निजीकरण के ऊपर हर बार का तो टारगेट आ जाता है बजट में निजीकरण का, तो ऐसा भी है कि सरकारी कंपनी को खरीद रही, ये भी है, और ऊपर से सरकारी कंपनियां निजी कंपनियों को बेची जा रही हैं, ऐसा भी सिस्टम है। तो क्या निजीकरण के ऊपर, खासतौर से बैंकों के निजीकरण के ऊपर सरकार बहुत एग्रेसिव है क्या?
देखिए 2021-22 के बजट को अगर आप देखें तो सरकार ने काफ़ी जोश के साथ और काफ़ी स्पष्ट रूप से ये कहा कि हम 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करेंगे और एक इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करेंगे, राइट। ये बात कही गई थी 1 फरवरी 2021 को। आज तकरीबन 2.5 साल हो गए। उस बजट को आप पढ़ो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें लिखा है कि इसी सेशन में हम बैंकिंग जो नेशनलाइजेशन लॉ है उसको अमेंडमेंट करके व्यवस्था कर देंगे कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम बढ़ सकें। लेकिन अगर आप उसको कथनी और करनी के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो उसमें तो कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। ना वो बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट में बदलाव हुआ, ना कोई आगे बढ़ा। इवन जो IDBI बैंक के कुछ शेयर बेचने थे उसमें भी कोई आगे बात नहीं बढ़ी अभी तक। तो अभी नियुक्त कर दी उन्होंने मर्चेंट बैंकर्स और सब जो वैल्यूएशन आंकड़े हैं IDBI बैंक की वो तो बताएंगे। IDBI बैंक तो इस स्थिति में पिछले 2.5 साल से है, लेकिन अभी जो एक बयान आया था उसमें ये था भाई इलेक्शन से पहले तो इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इलेक्शन से नहीं बढ़ेंगे तो आगे क्या होगा देखा जाएगा, ठीक है। सो एक्चुअली अगर आप देखें तो पिछले 4 साल में प्राइवेटाइजेशन, एक एयर इंडिया को छोड़ दीजिए आप, हाँ। उसके अलावा एक भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। और जो जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट के तहत अगर पिछले 4 साल की अगर आप 5 साल की रेवेन्यू लें तो इतनी कम हुई है, जबकि 17-18 और 18-19 में 2 साल सरकार तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया एक साल में अरेंज कर पाई थी डिसइन्वेस्टमेंट से। अब तो एक LIC हुआ, थोड़ा सा 3-3.5% शेयर बेचा, और वो भी इस दाम पे बेचा कि वो आज तक उस दाम पे LIC का शेयर नहीं आया है। सो मेरे हिसाब से तो पिछले 4-5 साल डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत कमजोर रहे हैं। आपने एयर इंडिया का मुद्दा छेड़ा सर। 80,000 करोड़ का डेट ट्रैप में थी एयर इंडिया। कैसे मनाया कैसे टाटा ग्रुप को कि ले लीजिए एयर इंडिया को? तो और टाटा ग्रुप में ले लिया क्या टाटा ग्रुप ने डेट को ही लिया है। टाटा ग्रुप ने तो नेट 2,500 करोड़ रुपए दिए हैं इसके, तो रिस्ट्रक्चर करना पड़ा था पूरा और 17-18 हज़ार करोड़ का कुल मिला के डेट लिया है। सरकार ने एक, ये भी मेरे टाइम में बनी थी, एक एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी बनाई हम लोगों ने उस समय, कि उस समय भी जब पहली बार अटेम्प्ट किया जो सक्सेसफुल नहीं हुआ था एयर इंडिया का, उस समय ये था कि भाई जितना सस्टेनेबल डेट है जिसको ये बियर कर सकता है उतना तो एयर इंडिया में छोड़ दो, और उससे ऊपर जो है उस डेट को आप सरकार एक तरह से इनडायरेक्टली ले ले। तो उसको हम लोगों ने उस समय तय किया था करीब 50-55 हज़ार करोड़ रुपए का डेट तो एयर इंडिया में छोड़ दीजिए, और करीब 30 हज़ार करोड़ का जो डेट है उसको आप इसमें ले लीजिए एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी में। तो वो हम लोगों ने ले लिया था 55,000 करोड़ का, इसके ऊपर छोड़ दिया था। और फिर वो 55 करोड़ अगले 1-2 साल में और बढ़ गया 70-80 हज़ार करोड़। अब उसमें से 18,000 करोड़ तो एयर इंडिया ने, टाटाज ने लिया है, बाकी 62,000 करोड़ फिर सरकार ने एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफ़र किया 2021-22 में। सो ये सस्ते, मैं ये नहीं कह सकता कि टाटा ने जो लिया है कि उनको सस्ते में मिल गया क्या, क्योंकि इसके और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, एम्प्लॉयज़ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, पुराने प्लेन्स हैं, कई और मुद्दे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं उनको कितनी मुश्किल हो रही है इसको पूरी तरह से कन्वर्ट करने में, इसको एक अच्छी एयरलाइन में बनाने में। सो बिकॉज इतनी स्थिति बिगड़ चुकी थी कि सरकार को तो 70-80 हज़ार करोड़ के डेट टेक ओवर करने पड़े, पूरी 50,000 करोड़ की इक्विटी राइट ऑफ करनी पड़ी, और उधर टाटाज को 2,500 करोड़ में लेने के बावजूद भी अभी तक कहीं प्रॉफिटेबिलिटी या इसमें नज़र नहीं आ रही। तो ये तो इतनी बिगड़ी हुई केस है कि इसमें किसी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हो या ऐसा कहना मुश्किल है। अच्छा, एक ना आपकी मीटिंग्स में हर बार एक मुद्दा आता है RBI को लेकर, सरप्लस जो RBI के पास कैश रहता है, जो वो रिजर्व सरप्लस जो हम बोलते हैं, वो कितने सरकार के हिस्से में आएंगे, ये कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है? सर आज तक तो कोई ऐसा फॉर्मूला निकला नहीं कि जिसमें आप पता लगे कि हाँ इतना फिक्स देना है RBI को। हर बार कुछ ना कुछ नया ही आंकड़ा सामने निकल आता है, और उसमें कितना विवाद होता है RBI के साथ, वो तो देने को तैयार नहीं होते होंगे इतना आसानी से। RBI जो भी
कमाता है, जिसको सरप्लस हम कहें, वो सॉवरेन फंक्शन के एक्सरसाइज में कमाता है। आरबीआई कोई बिजनेस नहीं कर रहा, आरबीआई कोई चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा हो या सेवाएं दे रहा हो, ऐसा काम नहीं करता। आरबीआई नोट प्रिंट करता है एंड सॉवरेन फंक्शन है नोट प्रिंट करने का। नोट प्रिंट करने की कॉस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है और पूरा का पूरा पैसा एक तरह से आपके पास होता है जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस पे आप कमा सकते हैं। तो वहाँ से आपका प्रॉफिट आता है, राइट। इसी तरह से बैंकों पे आप रेगुलेट करते हैं, तो बैंकों को आप कहते हैं भाई आप बिना इंटरेस्ट की डिपॉजिट मेरे पास रखिए, CRR वगैरह जिसको हम कहते हैं, तो वो आपके पास आ जाता है। और सरप्लस के में से भी अगर आप पैसा रख लें, वो भी आपकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन कि आरबीआई की जो लाइबिलिटीज़ हैं जिसके जरिए वो रिसोर्स रेज करती है, उसकी तो कोई कॉस्ट नहीं है, और जो असेट है वो सब यील्ड करती है रिटर्न। तो सरप्लस जो है वो सॉवरेन का सरप्लस है, ये रिजर्व बैंक का नहीं है। और रिजर्व बैंक को अपने काम करने के लिए सरप्लस की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कभी लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट के रूप में आपको पैसा कहीं डालना पड़े किसी बैंक में, तो आप प्रिंट कर लीजिए, और या आजकल तो डिजिटल एंट्री होती है, डिजिटल एंट्री डाल दीजिए, आप उसको दे दीजिए पैसा, उसको 2% 5% जितने में भी। तो आपको सरप्लस रिटेन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, राइट। इसीलिए कानून जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है, वो ये कहता है कि सारा सरप्लस जो है वो भारत सरकार को ट्रांसफ़र किया जाएगा। केवल उतना जो कोई प्रोविजंस वगैरह आपने कोई असेट बनाई, असेट की डेप्रिसिएशन है या कोई और छोटा मोटा कहीं डेप्रिसिएशन वगैरह हो, तो उसके लिए आप अपना थोड़ा बहुत रख लीजिए, बाकी सारा सरकार का। तो समस्या की जड़ जो ये है वो ये है कि जब रिजर्व बैंक में कुछ लोग ये करने लगे कि भाई हम थोड़ा पैसा रखें अपने पास, और ये फॉर्मूले कभी कुछ आया, कभी दूसरा फॉर्मूला आया, विमल जालान वाला तीसरा फॉर्मूला, कोई ऐसे ये फॉर्मूले चलते रहते हैं। बट मेन मुद्दा ये है कि आप इसका हक सरकार का है, और सरकार को अगर आप नहीं देना चाहते तो फिर तनाव। अच्छा, ये भी एक कंट्रोवर्सी की वजह थी जो उर्जित पटेल जी को, ये तो बड़ा मुद्दा, ये जो प्रधानमंत्री जी की मीटिंग का रेफरेंस है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि वो देना ही नहीं चाहते थे सरप्लस सरकार। वो उन लोगों ने एक वो बना रखा था इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कि हम तो इसके हिसाब से देंगे, तो इसके हिसाब से अगर हमें 30%, 40%, 50% अपने पास रखना है तो हम रखें। अच्छा सर, जीएसटी जो लागू हुआ, वन नेशन वन टैक्स जिसे हम कहते थे, अब तो खैर कारोबारी ये बोल रहे हैं इसमें तो बहुत सारे अलग अलग स्लैब्स हैं, कहाँ वन नेशन वन टैक्स करके हुआ। एक तो इतना आसान सिस्टम नहीं लगता जीएसटी, इसके ऊपर आपके कुछ कमेंट्स चाहिए। और दूसरा ये, क्या ये जो अभी हाल फिलहाल में ना बहुत नोटिसेस गए हैं गेमिंग कंपनी को खास तौर से, एक तो कंपनी ऐसी जिसका मार्केट कैप 3500 करोड़ रुपए, उसको 16,800 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड नोटिस दे दिया सरकार ने। तो क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव नोटिस है या फिर अभी सरकार जागी है? उनको नहीं पता था पहले कि इतना ज्यादा टैक्स बर्डन किसी कंपनी पे लाद दोगे? 3500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनी में 16,800 करोड़ रुपए कहां भरेगा सर वो? सी देखिए, जीएसटी जो 2017 में इंट्रोड्यूस किया, वो उससे पहले जो वैल्यू एडेड का सिस्टम देश में था गुड्स और सर्विसेज के लिए, उससे कई दर्जा बेहतर है। आप उस समय अगर किसी राज्य में जाते, तो यहाँ जैसे अभी 4-5 स्लैब्स हैं, तो एक एक राज्य में 18, 20 स्लैब्स हुआ करते थे। आप गुड्स पे यहाँ टैक्स दे रहे हैं, सर्विस पे भारत सरकार को टैक्स दे रहे हैं, कहीं किसी को नहीं दे रहे हैं, कोई एडजस्टमेंट इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी किसी जगह, ये सारा इतनी बेकार व्यवस्था थी लिटरली। वो भी व्यवस्था हमारे पुराने सेल्स टैक्स सिस्टम से बेहतर थी, लेकिन जो जीएसटी में आने के बाद जो सिस्टम है उससे कहीं ख़राब स्थिति थी। तो जीएसटी वाज ए नेसेसरी, और जीएसटी एक बहुत ज़रूरी कदम था देश के लिए ना। आपका जो ये सवाल है गेमिंग वाला, ऑनलाइन गेमिंग वाला, जो इलेक्ट्रॉनिक, मैंने इस पे लिखा है एक्चुअली, मैं तो आई एम ऑन रिकॉर्ड कि इसमें मुख्य मुद्दे दो हैं। एक मुद्दा तो ये है कि आप स्किल गेम्स और चांस गेम के बीच में फ़र्क नहीं करना चाहते और करना चाहते हैं। दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती, कि ये कई डिपॉजिट्स, कुछ लोन्स वगैरह, इनको एक एक्शनेबल क्लेम कहते हैं,
और एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगती, वो एग्जाम्प्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने चाहे कोई सा भी गेम हो, स्किल का हो चाहे चांस का हो, उस पर 28% कर दी, और 28% पूरी की पूरी जो डिपॉजिट करते हैं उसके लिए उस पे उसको टैक्सेबल कर दिया। तो रिजल्ट ये है कि अगर 100 रुपये से कोई गेम खेल रहा है तो उस पर 28 रुपये टैक्स ले लीजिए, जबकि जो ई गेमिंग कंपनी है वो अपना पूरा चार्ज सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मुश्किल से 8-10% ऑफ 100 रुपीज़ लेती है। तो 100 रुपीज़ पे से 10 रुपये की आपकी जो एक्चुअली आमदनी है या जो आपका वैल्यू एडिशन है, उस पर अगर 28 रुपये टैक्स लग जाए, राइट, 10 रुपये का 28% नहीं, 10 रुपये पे 28, 10 रुपये पे 28 रुपये, तो ये तो निहायत ही गलत कानून है। कोर्ट्स में ये तय होगा फाइनली, तो सरकार ने तो साफ कह दिया कि भाई हम तो ऐसे लगाएंगे टैक्स, और वो जो नोटिस, अब उसकी सारी आमदनी 3,000 करोड़ की है, उसमें किसी के 15,000 करोड़ का नोटिस आ रहा है, किसी, ये सब बंद हो जाएंगे। जो रियल मनी जिस गेम पे ये लग रहे हैं, वो अगर बंद करने की मंशा है इस तरह से तो फिर सीधे ही बंद कर दीजिए, ऐसे क्यों? ऐसी वो क्रिप्टो करेंसीज भी हमारे यहाँ सिस्टम में ख़त्म हो गई जब से ये टैक्सेशन वगैरह है, वो इतना हार्श नहीं था, ये तो उससे भी ज़्यादा हार्श। अच्छा सर, अब थोड़ा चुनावों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब तो हम प्री इलेक्शन फेज में चले गए हैं। तो सरकार, सबकी नज़र, हर पॉलिटिकल पार्टी की नज़र तो सबसे ज़्यादा वोट बैंक जहाँ पर है किसान, उनके ऊपर ही है। और सरकार अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने भी एमएसपी के ऊपर बहुत और डीबीटी के ऊपर बहुत कदम उठाए हैं। अच्छा, लेकिन सर ये रेवड़ी कल्चर बहुत चल रहा है अभी राज्यों में भी और केंद्र सरकार में भी। तो ये जो रेवड़ी कल्चर चल रहा है, क्या इससे सरकारी खजाने पे फर्क पड़ेगा? मैं कह रहा था कि सरकार का क्या काम होता है। सरकार के मुख्यतः 3 काम होते हैं। एक काम तो ये होता है सरकार का कि भाई आप जिसको हम पब्लिक गुड्स एंड सर्विस कहते हैं, सार्वजनिक चीज़ें, जैसे डिफेंस की बात है, आपको बॉर्डर्स सिक्योर करना है, आपको पुलिसिंग करनी है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस करना है, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, पोल्यूशन ख़त्म करना है, जेल्स, ये वो सब, ये जो पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज या उससे साथ में जो एसोसिएट, तो ये आपका एक काम मुख्यतः होता है। दूसरा काम आपका जो होता है वो ये देश की ग्रोथ बढ़ाने का, देश का विकास करने का, इसके ये दूसरे तरह का आपका काम होता है। और तीसरा एक काम जिसको हम रेवड़ी कल्चर से एसोसिएट करते हैं, वो ये है कि देश में जो गरीब हैं, अशक्त हैं, जो अपना ध्यान नहीं रख सकते किसी भी कारण से, या ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, तूफान आ जाता है, डिसास्टर हो जाता है, कोई और चीज़ हो जाती है, तो ऐसे में देश में लोगों को सरकार की तरफ से मदद की ज़रूरत होती है, राइट। तो उस मदद को देने का तरीका, अब देश में गरीब है, बिजली नहीं आती, उनको बिजली नहीं अफोर्ड कर सकते तो बिजली दे दीजिए, खाना नहीं अफोर्ड कर सकते तो उन लोगों को आप खाना प्रोवाइड करिए, राइट। अगर आप उनके बच्चों को स्कूलिंग नहीं अफोर्ड कर सकते तो स्कूलिंग की सुविधा दीजिए, हेल्थ नहीं कर सकते अपनी अफोर्ड तो हेल्थ की फैसिलिटी दे दीजिए, क्योंकि ये न केवल उस व्यक्ति को फ़ायदा होता है बट पूरे देश एज ए होल को फ़ायदा होता है। स्वस्थ, अगर सभी नागरिक स्वस्थ रहें, संपन्न तो नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम हेल्दी, स्वस्थ हो जाएं और खुश रहने की स्थिति में आ सकते हो, तो उसके लिए सरकार की ड्यूटी बनती है कि उनको आप मदद दीजिए। मदद देने के तरीके बदल सकते हैं, आप गेहूं दे सकते हो या गेहूं के लिए पैसे दे सकते हो, राइट। अगर पैसा देना रेवड़ी है और गेहूं देना रेवड़ी नहीं है तो बात जमी नहीं। इसी तरह से शिक्षा है, अगर आप शिक्षा के लिए स्कूल बना के दे सकते हो या उसको वाउचर दे सकते हो कि भाई जाके आप स्कूल में पढ़ लो, राइट। सो जिस भी किस्म से आप दें वो माध्यम से पे हमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम ये जो मदद है डिज़र्विंग को पहुंचा रहे हैं या अनडिज़र्विंग को पहुंचा रहे हैं, ओके, राइट। अगर हम रिच लोग हैं जिनके पास अपने पास साधन बहुत पहले से ही हैं, उन तक ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं,
कई बार आपको इस तरह से भी देखें, अब देश की इंडस्ट्री को बढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन अगर इंडस्ट्री को आप कई किसी भी स्कीम के माध्यम से फ्री भी दे रहे हैं, सब्सिडी देते हैं, तो वो क्या वो कितनी उचित है? सो ये इसको बजाय इस इमोशंस और कि कोई चीज़ अपने आप में ही खराब चीज़ है, उस तरह से करने के बजाय उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस तक पहुंच रहा है, और कन्वीनियंटली अब डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से सबसे बेहतर तरीके से चीज़ें पहुंचती हैं। बट वो डायरेक्ट बेनिफिट ही एक तरह से फ्री भी है कि अगर आप कैश उसके अकाउंट में पहुंचा रहे हैं तो वो फ्री भी है, राइट। किसान को अगर आप 6,000 रुपये दे रहे हैं साल में, तो वो फ्री भी है या नहीं? तो उस पर मत जाइए, आई थिंक उस पर जाइए कि किसको जा रहा है, किस लिए जा रहा है, वो उस चीज़ पे इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अनडिजर्विंग को तो नहीं जाए। ओके सर, आखिरी सवाल ये होगा कि आपने अपनी बुक में खुद मेंशन किया कि आपका सपना है $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को देखने का। आपका नहीं, पूरे देश का सपना है सर ये। अभी मोदी सरकार जिस पाथ पे चल रही है, कि आपको लगता है कि ये जल्द सपना पूरा हो जाएगा? ये देखिए 2021-22 के 2018-19-20 के बजट में जो पीयूष गोयल जी ने पेश किया था, सरकार ने उसमें कहा था 10 ट्रिलियन ड्रीम के बारे में। सो चूँकि मैं वहाँ था तो मेरा भी उसमें उतना ही जुड़ाव था जितना बाकी सरकार का था, इसलिए मैंने वो मुद्दा एक तरह से पकड़ रखा है कि हमारा देश $10 ट्रिलियन की तरफ जाना चाहिए। जहाँ तक अब आपका सवाल कि भाई हम जैसे चल रहे हैं अभी, अनफॉर्चुनेटली कुछ भी कह लीजिए, पिछले 5 साल में देश की ग्रोथ रेट काफ़ी कम रही। कुल मिला के हमारी 4% की ग्रोथ रेट रही है एनुअल, अगर आप 5 साल की इकट्ठे, लेकिन एक साल तो नेगेटिव हो गए थे, एक साल 4% से भी कम थी। सो इस रफ्तार से ये गोल थोड़ा सा दूर होता जा रहा। ओके, राइट। बहुत शुक्रिया सर अपना समय बिस्तर को देने के लिए, मज़ा आ गया। एक तो मैं फिर एक बार कहूँगा जाते जाते कि इस बुक से सीखने को बहुत मिला है, और मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपको वाकई सीखना है कि सरकारी पॉलिसीज़ कैसे ड्राफ्ट होती हैं, वित्त मंत्रालय कैसे काम करता है, तो एक बार प्लीज़ इस बुक को पढ़िएगा ज़रूर। और मज़ा आ गया आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच रजत, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।